सच है, मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। अब भी घबरा रहा हूं। पर क्या आप मुझे पागल करार दे देंगे? इस रोग ने मेरी चेतना को नष्ट या मंद नहीं किया है। उल्टे इसकी वजह से तो मेरी चेतना और धारदार हो गई है। और तो और मेरी सुनने की क्षमता पूरी तरह बरकरार थी। मैं परलोक और इस लोक की सारी बातें सुन सकता था। फिर भला मैं पागल कैसे हो सकता हूं? ध्यान से सुनिए। देखिए, कितनी सहजता से, आराम से मैं आपको पूरी कहानी सुना देता हूं। यह बताना तो असंभव है कि सबसे पहले मेरे जहन में यह फितूर कैसे उठा। पर एक बार जो दिमाग में आ गया तो बस दिन रात मुझे सताने लगा। कोई मकसद नहीं था, उन्माद नहीं था। मैं तो उस बूढ़े को चाहता था। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था उसने। उसने कभी मेरा अपमान भी नहीं किया था। उसकी संपत्ति को हड़पने की मेरी कोई लालसा भी नहीं थी। मेरे ख्याल से उसकी आंख, हाँ, उसकी आंख ही इसकी वजह थी। उसकी एक आंख बिल्कुल गिद्ध की आंख की तरह थी, निस्तेज और नीली आंख, झिल्ली से ढकी हुई। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ती, मेरा खून जमा देती। धीरे धीरे बात इस हद तक बढ़ गई कि मैंने इस बूढ़े खुटसट की जान लेने की ठान ली, ताकि हमेशा हमेशा के लिए इस आंख से मुझे छुटकारा मिल जाए। मुद्दा दरअसल यही है। ये सब सुनने के बाद आप शायद मुझे पागल कहेंगे, पर पागल आदमी तो कुछ नहीं जानता और ना ही कुछ समझता है। काश आप मुझे देखते। आप देखते कि कितनी समझदारी से मैंने अपनी योजना बनाई, कितनी होशियारी से, कितनी दूरदर्शिता से, कितने छुपे हुए तरीके से मैंने ये काम शुरू किया। उस बूढ़े की हत्या करने से पहले मैं कभी उसके प्रति इतना दयालु नहीं हुआ था जितना इस हफ्ते के दौरान रहा। हर रोज करीब आधी रात को मैं उसके दरवाजे की कुंडी घुमाता और बहुत ही आहिस्ता से दरवाजा खोलता। और जब दरवाजा इतना खुल जाता कि मेरा सिर उसमें घुस सके, तो मैं बुझी हुई लालटेन अंदर रख देता, पूरी तरह बुझी हुई, ताकि जरा भी रोशनी ना हो। फिर धीरे से मैं अपना सिर अंदर घुसाता। ओहो, आप यदि देखते तो शायद हंसते कि कितनी चतुराई से मैं अपना सिर भीतर घुसाता था। मैं उसे घुमाता, धीरे, बहुत ही धीरे, ताकि कहीं बूढ़ा जाग ना जाए। ऐसा करने में मुझे पूरा 1 घंटा लग जाता। फिर कहीं जाकर मैं थोड़े से खुले दरवाजे में अपना पूरा सिर घुसा पाता और तब कहीं मैं बूढ़े को बिस्तर पर सोता हुआ देख पाता। जरा बताइए तो, क्या एक पागल आदमी इतनी चतुराई बरत सकता है? फिर जब मेरा सिर अच्छी तरह से भीतर घुस जाता, तो मैं सावधानी से लालटेन जलाता, बेहद चौकस तरीके से, क्योंकि उसकी भी चरमराने की आवाज आती थी। मैं लालटेन इतनी धीमी जलाता कि रोशनी की बहुत ही हल्की सी किरण उसकी गिद्ध सरीखी आंख पर पड़ती। और ये काम मैं लगातार 7 घनी रातों तक करता रहा। हर रात बिल्कुल आधी रात को। पर मैंने उस आंख को हमेशा बंद ही पाया, और ऐसे में मेरे लिए यह काम करना बिल्कुल असंभव था, क्योंकि बूढ़े से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। ये तो उसकी दुष्ट आंख थी जो मुझे तकलीफ देती थी। हर सुबह दिन के उजाले में मैं बेधड़क बुढ़ऊ के कमरे में जाता और बड़ी हिम्मत के साथ उसके साथ गपशप करता। बड़े ही प्यार से उसका नाम अपनी जुबान पर लाता। उससे पूछता कि रात कैसी गुजरी उसकी। आप देखिए, ये बुजुर्ग आदमी शायद ही शक करता कि हर रात 12 बजे मैं उसके कमरे में झांकता हूं। 8वें दिन रात को दरवाजा खोलते हुए मैं हमेशा से थोड़ा सा ज्यादा सतर्क था। घड़ी की मिनट की सुई जिस गति से घूमती है, उससे भी धीमी गति से मैंने दरवाजा खोला। इससे पहले मुझे कभी भी अपनी शक्ति का और अपने सयानेपन का ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जीत की खुशी को जज्ब कर पा रहा था। मैं याद कर रहा था कि कैसे धीरे धीरे मैंने दरवाजा खोला। उसे तो सपने में भी मेरे भीतर छिपे हुए ख्यालों की भनक तक नहीं थी। अपनी इस जीत के ख्याल से मेरी दबी हुई हंसी छूट पड़ी, और शायद उसने इसे सुन लिया, क्योंकि अचानक उसने करवट बदली
जैसे कि वो चौंक गया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पीछे हट गया होऊंगा, पर नहीं, उसका कमरा गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। चोरों के डर से सारे दरवाजे सावधानी से बंद किए गए थे, इसलिए मैं जानता था कि वो दरवाजे को खुलता हुआ नहीं देख पा रहा था। मैं लगातार धीरे धीरे दरवाजा खोलता गया। मैंने अपना सिर पूरी तरह भीतर घुसा लिया था और लालटेन जलाने ही वाला था कि मेरा अंगूठा टिन के जोड़ पर से फिसल गया। बूढ़ा बिस्तर में उछल पड़ा। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है? मैं एकदम स्थिर रहा और कुछ नहीं बोला। पूरे 1 घंटे तक मैंने कोई हलचल नहीं की। इस बीच ना ही मुझे उसके लेटने की और ना ही कोई हिलने डुलने की आवाज आई। वो अब तक बिस्तर पर बैठा टोह ले रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं रात दर रात मौत के सन्नाटे को सुनता रहा था। और फिर उसी समय मैंने उसकी हल्की सी कराह सुनी। मुझे पता था कि ये एक मरणशील प्राणी की मृत्यु के भय से उपजी हुई कराह थी। ये दर्द से उपजी हुई कराह नहीं थी। नहीं, ये कराह थी एक घुटी हुई आवाज की, जो आत्मा की गहराई से उठती है तब जब आदमी पर दहशत पूरी तरह से हावी हो जाती है। मैं इस आवाज को अच्छी तरह से जानता था। बहुत सारी रातों को ठीक आधी रात के समय, जब सारी दुनिया नींद में खोई रहती थी, ये आवाज खुद मेरी अपनी छाती से उठती थी और अपनी हर भयावह गूंज के साथ ये एक दहशत में बदलती हुई मुझे विचलित करती रही है। मैं कहता हूं, मैं इस आवाज को अच्छी तरह जानता हूं। मुझे पता था कि ये बूढ़ा आदमी क्या महसूस कर रहा था। मुझे उस पर दया आई। हालांकि भीतर से मैं खुश था। मैं जानता था कि जब से उसने हल्की सी आवाज सुनी थी और करवट बदली थी, तभी से उसकी नींद उचट गई थी। उसी क्षण से उसका डर हर बीतते पल के साथ उस पर भारी होता जा रहा था। वह लगातार अपने भीतर के डर से पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। वह अपने आप से ही बोल रहा था, ये कुछ भी नहीं है, चिमनी में हवा के घूमने की आवाज रही होगी, या हो सकता है कोई चूहा फर्श पर दौड़ रहा हो, या फिर कोई झिंगुर रहा हो जिसकी चींची की आवाज आ रही थी। वो खुद को दिलासा दे रहा था, पर उसे ये सब व्यर्थ भी लग रहा था, बिल्कुल व्यर्थ, क्योंकि मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी। एक काली छाया उसके चारों तरफ घिरती जा रही थी, एक ऐसी छाया जो समझ से परे थी। उसका शोकाकुल प्रभाव उसे भयभीत किए हुए था। यद्यपि ना उसने कुछ देखा था और ना ही कुछ सुना था कि वो कमरे में मेरे झांकने को महसूस कर पाता। मैंने जब बहुत देर तक धीरज के साथ प्रतीक्षा कर ली और उसके लेटने की कोई आवाज भी नहीं आई, तो मैंने धीरे से, बहुत ही धीरे से लालटेन की रोशनी को कुछ कुछ बढ़ाना शुरू किया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने आहिस्ता से, कितनी खामोशी से मैंने लालटेन की रोशनी को इतना सा खोला कि मकड़े के धागे की जितनी एक पतली सी किरण लालटेन से निकलकर सीधे गिद्ध जैसी आंख पर पड़ी। वो आंख खुली थी, पूरी तरह से एकदम खुली। क्रोध में मैं बावला हो गया। मैंने टकटकी लगाकर उस आंख को घूरा। मैंने उस शैतान आंख के अनोखेपन को साफ तौर पर देखा। धुंधली नीली झिल्लीदार आंख, जिसे देखकर भीतर तक मेरी हड्डियां सूख गई। पर उसके अलावा मैं उस बूढ़े का चेहरा या उसका शरीर भी नहीं देख पाया, क्योंकि मैंने किसी दुष्ट भावना के वशीभूत होकर रोशनी की किरण को केवल उसकी शैतानी आंख पर ही टिकाया हुआ था। और फिर, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि जिसे आप पागलपन कहते हैं, वो दरअसल कुछ और नहीं, इंद्रियों का हद से ज्यादा तीक्ष्ण हो जाना है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे कान में एक धीमी, सुस्त, मरियल लेकिन तेज गति वाली आवाज आने लगी, जैसे किसी कपड़े में लिपटी हुई घड़ी से आती है। मैं इस आवाज को भी अच्छी तरह जानता हूं। ये आवाज बूढ़े के दिल के धड़कने की थी। इससे मेरा उन्माद बढ़ता गया, ठीक वैसे ही जैसे नगाड़ा पीटने की आवाज से सिपाही का हौसला बढ़ता जाता है। पर फिर भी मैंने अपने आप को रोके रखा और निस्तब्ध खड़ा रहा। मैं सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा था।
लालटेन को एकदम स्थिर थामे रहा। मेरी पूरी कोशिश थी कि रोशनी की किरण पूरी तरह से आंख पर ही टिकी रहे। इस बीच दिल की तकलीफ देह धड़कन बढ़ती गई। हर पल वो तेज और तेज होती जा रही थी। मुझे लगा कि यह आवाज पड़ोसी तक को सुनाई दे सकती है। बूढ़े की मरने की घड़ी आ गई थी। एक वहशी चित्कार के साथ मैंने लालटेन की रोशनी पूरी तरह से बढ़ा दी और कमरे में घुस गया। बस वो एक बार चीखा था। पल भर में मैंने उसे जमीन पर घसीट लिया और भारी बिस्तर उसके ऊपर खींच लिया। अब तक की अपनी योजना को सफल होते देखकर मैं खुशी से भर गया। कई मिनटों तक उसकी घुटी घुटी आवाज सुनाई देती रही, पर मैं जरा भी विचलित नहीं हुआ। मैं जानता था कि ये आवाज दीवार के बाहर नहीं गई होगी। धीरे धीरे आवाज डूब गई। बूढ़ा मर चुका था। मैंने बिस्तर उठाया और लाश को ध्यान से देखा। हाँ, वो एकदम ठंडा पड़ चुका था। मैंने उसकी छाती पर हाथ रखा। बहुत देर तक उसकी धड़कन महसूस करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई धड़कन सुनाई नहीं दी। वो मर चुका था। अब उसकी आंख मुझे कभी कष्ट नहीं देगी। आप यदि अब भी मुझे पागल समझते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उसकी लाश को छिपाने में मैंने कितनी सावधानी से काम लिया था, और तब शायद आप मुझे पागल ना समझें। रात बीत चली थी और मैंने बहुत ही तेजी से अपने आगे के कामों को निपटाया। बेहद खामोशी से सबसे पहले मैंने लाश के टुकड़े टुकड़े किए, सिर को धड़ से अलग किया और हाथों और पैरों को काट डाला। इसके बाद मैंने कमरे के फर्श से 3 पट्टियां उखेड़ी और उस जगह लाश के टुकड़ों को गाड़ दिया। उसके बाद मैंने पट्टियों को इतनी सावधानी और चतुराई से दोबारा जमाया कि किसी भी मनुष्य की आंख, यहां तक कि उस बूढ़े की आंख भी किसी भी गड़बड़ी का पता नहीं लगा सकती थी। धोने के लिए कुछ भी नहीं था। किसी तरह का कोई दाग धब्बा मैंने छोड़ा ही नहीं था। इसमें मैंने बहुत ही सावधानी बरती थी। इस पूरे काम के लिए मैंने टब का इस्तेमाल किया था। मैंने जब अपना काम खत्म किया तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। अभी भी आधी रात जैसा घना अंधेरा था। जैसे ही घड़ी ने 4 का घंटा बजाया, उसी समय बाहरी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बड़ी ही सहजता से दरवाजा खोलने के लिए नीचे गया। अब भला डरने की क्या बात थी। 3 आदमी दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने बताया कि वो पुलिस के अधिकारी हैं। उनका लहजा बेहद ही शालीन था। उन्होंने कहा कि रात को पड़ोसी ने चीख की कोई आवाज सुनी थी। किसी गड़बड़ी की आशंका में पुलिस को खबर की गई थी। अब इन अधिकारियों को मकान की तलाशी लेनी थी। मैं मुस्कुराया। मुझे भला किस बात का डर। मैंने उन शरीफ आदमियों को घर में घुसने दिया। मैंने कहा, ये चीख शायद मेरी ही रही होगी, क्योंकि सपने में मैं ही चीखा था। वो बूढ़ा आदमी तो शहर से बाहर गया हुआ है। मैंने आगंतुकों को पूरा घर दिखा डाला। मैंने उन्हें चप्पा चप्पा देख लेने के लिए इजाजत दे दी। मैं उन्हें बूढ़े के कमरे में भी लेकर गया। वहां काफी देर तक मैंने उन्हें बूढ़े की संपत्ति और उसके जेवर आदि दिखाता रहा, जो पूरी तरह से सुरक्षित रखे थे। अब मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। उसी उत्साह में मैं कमरे में कुर्सियां ले आया और उनसे वहां थोड़ी देर तक बैठकर थकान उतारने की गुजारिश की। अपनी इस सफलता से मेरा साहस इस हद तक पहुंच गया कि मैंने अपनी कुर्सी भी ठीक उसी स्थान पर जमा दी जिसके नीचे लाश के टुकड़ों को दबाया था। पुलिस अधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट थे। मेरे व्यवहार से वे आश्वस्त भी हो गए थे। मैं लगभग निश्चिंत हो गया था। वे बैठे रहे और मैं खुशी खुशी हर सवाल का जवाब देता रहा। वे भी दोस्ताना अंदाज में गपशप करते रहे। किंतु जल्दी ही मुझे महसूस होने लगा कि मैं पीला पड़ता जा रहा हूं। मैं उनके जल्दी जाने की कामना करने लगा। मेरा सिर दुखने लगा था। मुझे लगा जैसे मेरे कानों में कुछ गूंज रहा है। फिर भी वो बैठे रहे और गपशप करते रहे। अब ये गूंज स्पष्ट होती जा रही थी और बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे ज्यादा स्पष्ट होने लगी। इस एहसास से छुटकारे के लिए मैं और भी सहजता से गपशप करने लगा, किंतु आवाज थी कि लगातार बढ़ती ही जा रही थी।
अब वह एकदम स्पष्ट हो गई थी। धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा कि आवाज मेरे कानों के भीतर ही नहीं, बाहर भी थी। बेशक अब मैं बहुत पीला पड़ चुका था, पर मैं फिर भी लगातार ऊंची आवाज में बोलता ही रहा। अब वो आवाज इतनी बढ़ गई थी कि मैं लाचार सा अनुभव करने लगा था। ये धीमी, मरियल पर तेज गति वाली आवाज थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कपड़े में लिपटी हुई घड़ी की आती है। मेरी सांस उखड़ने लगी थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं और तेज और जोर देकर बोलने लगा, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती ही जा रही थी। आखिर ये लोग जा क्यों नहीं रहे हैं? मैं उठकर बेचैनी के साथ चहलकदमी करने लगा। ऐसे लगा मानो उन लोगों के हाव भाव से मैं उत्तेजना से भरता जा रहा हूं, लेकिन शोर था कि लगातार बढ़ता ही जा रहा था। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? मेरे मुंह से झाग निकलने लगी। मैं प्रलाप करने लगा, कस्में खाने लगा। मैं जिस कुर्सी पर बैठा था उसे जोर जोर से हिलाने लगा और उसके नीचे ईंटों को ठकठकाने लगा, लेकिन शोर था कि थम ही नहीं रहा था। वो तेज और तेज होता जा रहा था। फिर भी ये लोग हंसी खुशी गपशप में लगे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। क्या ये संभव है कि उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया हो? हे दया निधान, नहीं नहीं, उन्हें जरूर कुछ सुना है। उन्हें संदेह है। वे सब कुछ जानते हैं। ये लोग मेरे खौफ का मजा ले रहे हैं। मेरे मन में ये बात बैठने लगी थी। इस यातना से तो और कुछ भी बेहतर था, और कुछ भी सहा जा सकता था, पर ये नहीं। ये ढोंग अब बर्दाश्त के बाहर था। मेरी जोरों से चीखने की इच्छा हुई। मन हुआ कि मर जाऊं, और वही तेज 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 होती हुई आवाज। कमबख्तों, मैं चीखा, और ज्यादा ढोंग मत करो। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। ईंटों को हटा लो। हाँ, यहां ठीक इसी जगह पर दुष्ट हृदय की सांस लेने की आवाज आ रही है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।